नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीएड एमएड टीचिंग एप्टीट्यूड। कहने का अर्थ ये है कि सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा और ये सेट पेपर है। ये जो प्रश्न है ये पूछे गए थे बीएड की जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें, मध्य प्रदेश में बीएड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछे गए थे। इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, सीटेट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की, उनके लिए भी ये सेट पेपर महत्वपूर्ण है। हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र की प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है और ईवीएस की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके और तैयारी जारी रख सकते हैं। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस को मैंने शामिल किया है। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमें बता रहा है कि अपने परिवेश के विषय में जिसमें हम रहते हैं कौशल तथा दृष्टिकोण का विकास करने के लिए मूल्यों की पहचान करना तथा अवधारणा को स्पष्ट करना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अपने परिवेश के विषय में जिसमें हम रहते हैं कौशल तथा दृष्टिकोण का विकास करने के लिए मूल्यों की पहचान करना तथा अवधारणाओं को स्पष्ट करना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है। आपको बताना है कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसमें कौशल और दृष्टिकोण का विकास करने के लिए मूल्यों की पहचान करना और अवधारणाओं को स्पष्ट करना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शन हैं विधि शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा या मानव अधिकार शिक्षा। अब हम अपने परिवेश की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण होगी। विधि शिक्षा महत्वपूर्ण होगी, पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण होगी, चिकित्सा शिक्षा महत्वपूर्ण होगी या फिर मानव अधिकार शिक्षा महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर है तुरंत मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये सेट पेपर है। इसमें आप अच्छे से अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को नोट करें आप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पर्यावरणीय शिक्षा। अब पर्यावरणीय जो शिक्षा होती है वो इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि देखो इसमें अपने परिवेश की अगर बात की जाए तो परिवेश क्या है, हमारे आसपास का जो परिवेश है जिसमें हम रह रहे हैं वो सभी किसके अंतर्गत आता है, हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यावरणीय शिक्षा। इसमें कौशल और दृष्टिकोण का विकास करने के लिए मूल्यों की पहचान करना और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की प्रक्रिया शामिल होती है पर्यावरणीय शिक्षा में। बच्चों को पर्यावरण के प्रति रुचि जागृत करने के लिए और पर्यावरण का लाभ बताने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा देना अनिवार्य होता है। अब दूसरा प्रश्न है, यदि आप शिक्षक बन जाते हैं तो आप छात्रों के साथ में कैसा बर्ताव करेंगे। प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप जो छात्र हैं उनके साथ में कैसा बर्ताव करेंगे यदि शिक्षक बन जाते हैं तो। अगर आपको शिक्षक पद प्राप्त हो जाता है तो आपको विद्यार्थियों के साथ में किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। निरंकुश, लोकतांत्रिक, अहस्तक्षेपी या पक्षपात दिखाना। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वो निरंकुश नहीं हो सकता है, ठीक है, अहस्तक्षेपी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और पक्षपात दिखाने वाला भी नहीं होना चाहिए। फिर शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षक को लोकतांत्रिक होना चाहिए। शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक को लोकतांत्रिक होना चाहिए। यदि आप शिक्षक बन जाते हैं तो जो बच्चे हैं उनके साथ में आपको लोकतांत्रिक बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, लोकतांत्रिक। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की शिक्षा हेतु प्रथम विद्यालय क्या है। बच्चे की शिक्षा के लिए आपको प्रथम विद्यालय बताना है। आपके ऑप्शन है समाज, मित्र, परिवार या फिर प्रतिवेश। तो प्रथम जो विद्यालय होता है वो होता है हमारा परिवार। बच्चे की शिक्षा हेतु प्रथम विद्यालय परिवार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परिवार। आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि सबसे पहले बच्चे को शिक्षा कहाँ पर दी जाती है,
क्या सही है क्या गलत है ये माँ के द्वारा तुरंत उसको बताया जाता है। जन्म से लेकर के जब वो 3 से लेकर मतलब 4 साल का हो जाता है, तब जैसे ही उसकी बोली निकलती है तो उसको बताया जाता है कि इस चीज़ का नाम ये है, इसको आप क्या कहोगे। इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि उसका पहला जो विद्यालय है वो होता है परिवार। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। संवैधानिक निकाय के रूप में यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब आपको बताना है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: 1961, 1964, 1956 या फिर 1953। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1956। 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। आप याद रखें, संवैधानिक निकाय के रूप में यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, 1956। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है: निम्न में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसे माना जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत है वो माना जाता है प्रश्न पूछने वाले छात्र को। ऑप्शन आप देख लें क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछने वाले छात्र, दूसरा है प्राचार्य से प्रशंसा प्राप्त करना, तीसरा ऑप्शन है कक्षा में उच्च कोटि की शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये छात्रों का एक दूसरे के साथ खेलना। अब अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत है वो माना जाता है प्रश्न पूछने वाले छात्र। ठीक है, क्योंकि अगर छात्र प्रश्न पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो मोटिवेट होकर प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, मतलब मोटिवेटेड हुआ है वो, किससे, टीचिंग के कारण मोटिवेट हुआ है, इसलिए वो छात्र प्रश्न पूछ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न पूछने वाले जो छात्र होते हैं उनको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल के एक पाठ के शिक्षण के दौरान, ध्यान रखें आप सभी अच्छे से, प्रश्न क्या है, भूगोल के एक पाठ के शिक्षण के दौरान शिक्षक तुलनात्मक पद्धति की सहायता लेता है। किसकी सहायता ले रहा है शिक्षक? तुलनात्मक पद्धति की यदि सहायता लेता है तो इस पद्धति से छात्र निम्न में से किस गुण का विकास करते हैं। अब आपको बताना है कि यदि एक टीचर तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेता है शिक्षण के दौरान तो इस पद्धति से छात्र में कौन कौन से गुणों का विकास होगा। छात्र के गुण का पूछा है। आपके ऑप्शन है अवलोकन, परीक्षण, चिंतन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चिंतन, क्योंकि भूगोल के एक पाठ के शिक्षण के दौरान शिक्षक तुलनात्मक पद्धति की सहायता लेता है और इस पद्धति से छात्र में चिंतन का विकास होगा। किसका विकास होगा? चिंतन का विकास होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखें आप सभी। प्रश्न क्या है, अनुवांशिकता को, फिर खालिस्तान है, सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है? भौगोलिक, गतिक, स्थैतिक या फिर सांस्कृतिक। तो इसमें आपको बताना है अनुवांशिकता को स्थैतिक, अनुवांशिकता को स्थैतिक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। अनुवांशिकता को स्थैतिक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। याद रखें, आप अच्छे से याद रखें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका होगा समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भाषा को सीखने का उचित क्रम क्या है? अब इसमें आपको बताना है कि भाषा को जब बच्चा सीखता है तो उसका उचित क्रम कौन सा है। आपके ऑप्शन है लेखन, पठन, श्रवण और बोलना। दूसरा ऑप्शन है बोलना और लेखन, तीसरा ऑप्शन है श्रवण और लेखन, और चौथा ऑप्शन है श्रवण और समझना, बोलना, पठन और लेखन। तो इसमें आप ध्यान रखें अच्छे से कि पूछा जो गया है
कि एक भाषा को सीखने के लिए उचित क्रम बताना है आपको। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेकिन कैसे होगा ये भी आप समझ लें अच्छे से। इसमें जो दे रखा है, ठीक है, लेखन, क्या बच्चा तुरंत लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता है। बोलना और लेखन, बोलने के बाद लिखता है, उसके बाद में क्या पढ़ता नहीं है? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, श्रवण और लेखन, सुनकर लिखता है, ये सुनकर लिख सकता है, सुनेगा फिर समझेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा फिर लिखेगा, मतलब दोनों ऑप्शन है क्या? केवल नहीं है, याद रखना है आपको। तो ये भी नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा श्रवण और समझना, पहले सुनेगा फिर समझेगा, उसके बाद में उसको बोलेगा फिर लिखेगा, ठीक है, मतलब फिर पढ़ेगा और फिर लास्ट में क्या करेगा? लिखेगा वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा श्रवण और समझना, बोलना, पठन और लेखन। याद रखें आप, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये क्या है? प्रॉपर ऑर्डर टू लर्निंग लैंग्वेज, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, याद रखें आप अच्छे से क्वेश्चन को, इसके अलावा अन्य सभी शिक्षक के गुण होते हैं। अब इसमें शिक्षक के गुण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मतलब आपको याद रखना है कि ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, धैर्य और सहिष्णुता, समयनिष्ठ, मिथ्याधर्मी, अच्छी समझ और संचार कौशल। तो अच्छी समझ और संचार कौशल ये भी शिक्षक का गुण है। समयनिष्ठ मतलब कि वो समय का पाबंद है, ये भी शिक्षक का गुण है। धैर्य और सहिष्णुता ये भी शिक्षक का गुण है। तो शिक्षक का गुण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा मिथ्याधर्मी। फालतू की चीज़ें, उससे कोई मतलब नहीं रहता है शिक्षक को, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी शिक्षक वो मिथ्याधर्मी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक मध्यवर्ती के रूप में प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, लैपटॉपों का वितरण और पुस्तकों और कपड़ों का निःशुल्क वितरण। मतलब कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कौन सा मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किया गया है? तो वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए मध्यवर्ती के रूप में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था, जिसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? किस प्रणाली की बात की जा रही है? मॉन्टेसरी की बात की जा रही है, मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में। ये क्या सत्य है? शिक्षक पर केंद्रित है, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित है, बच्चे पर केंद्रित है, या फिर विद्यालय पर केंद्रित है? ठीक है, अगर शिक्षक को केंद्र बिंदु माना जाएगा तो जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षक पर केंद्रित होगी। ठीक है, किस पर? शिक्षक को अगर केंद्र बिंदु माना जाएगा तो शिक्षा प्रणाली शिक्षक पर केंद्रित होगी। ठीक है, यदि पाठ्य पुस्तक को माना जाएगा मुख्य, तो जो केंद्र बिंदु है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगी। और यदि बच्चे को माना जाएगा मुख्य तो वो बच्चे पर केंद्रित होगी, और विद्यालय को अगर मुख्य माना जाएगा तो विद्यालय पर केंद्रित होगी। तो हमें क्या बताना है इसमें कि जो मॉन्टेसरी प्रणाली है उसके बारे में क्या सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो मॉन्टेसरी प्रणाली है वो बच्चे पर केंद्रित है, छात्र केंद्रित है। ठीक है, मतलब कि केंद्र बिंदु क्या है? तो आपको याद रखना है कि केंद्र बिंदु है बच्चा। कौन है केंद्र बिंदु? बालक केंद्र बिंदु होता है मॉन्टेसरी प्रणाली के अनुसार। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम का सहायक नहीं है? मतलब अधिगम मतलब होता है लर्निंग, याद रखें, लर्निंग। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीखना। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अधिगम का सहायक नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। अनुशासनहीनता, शिक्षा की प्रणाली, सीखने की रुचि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप याद रखें, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, इसमें पूछा क्या गया है? अधिगम का सहायक नहीं है। जो जो लर्निंग में, जो शिक्षा में सहायक नहीं है वो हमें बताना है। तो शिक्षा में क्या सहायक नहीं है? आप ध्यान रखें कि जो अनुशासनहीनता है, अगर बच्चा अनुशासनहीन है तो हम कह सकते हैं
कि ये अधिगम में सहायक नहीं है। शिक्षा की प्रणाली अधिगम में सहायक होती है, सीखने की रुचि भी अधिगम में सहायक होती है। अनुशासनहीनता अधिगम में सहायक नहीं होती है और यहाँ पर पूछा नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखें आप अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि यदि आपके छात्रों में से एक छात्र को बहुत उच्च अंक या विशेष योग्यता प्राप्त हो जो कि आपकी उससे अपेक्षा से बहुत अधिक हो, तो आप क्या करेंगे। प्रश्न को आप अच्छे से समझे। यदि आपका जो छात्र है उसमें से एक छात्र को, मतलब जितने भी छात्र हैं, मान लीजिए कि 100 छात्र हैं, तो उनमें से एक छात्र को बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए या विशेष योग्यता प्राप्त हुई जो कि आपकी उससे अपेक्षा से बहुत अधिक है, जितनी आपने सोची थी उससे भी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे। आपको बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके। उस छात्र की उपलब्धि पर आश्चर्य की भावना प्रकट करेंगे, उसकी सफलता पर बधाई देंगे, और नेक्स्ट ऑप्शन है पता लगाने का प्रयास करेंगे कि उसे इतने अधिक अंक या वैसी विशेष योग्यता कैसे मिली, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब बच्चे ने मेहनत की है, उसको अपेक्षा से ज़्यादा अंक मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक को उसे बधाई देनी चाहिए। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा कांग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, मतलब कि उसकी सफलता पर हम उसे बधाई देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, उसकी सफलता पर हम उसे बधाई देंगे। अब आप याद रखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। एमसीक्यू में गलती अगर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर रहते हैं उसमें गलत उत्तर को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है स्तंभ, विकल्प, विकर्षक या फिर मद। तो याद रखें आप सभी, अगर एमसीक्यू में गलती की जाती है तो उसको कहा जाता है विकर्षक, डिस्ट्रैक्टर। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें। ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है, लगभग 20 बार तो पूछ लिया है। ये सेट पेपर मैंने मिलाकर देख लिए, बहुत सारे सेट पेपर, कम से कम मेरे पास में 120 सेट पेपर से भी ज़्यादा सेट पेपर हैं। और इसके अलावा भी अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये पूछा गया है, कम से कम 20 बार पूछ लिया है कि एमसीक्यू में जो गलत उत्तर होता है, रॉन्ग आंसर होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो विकर्षक कहा जाता है। याद रखें आप सभी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, शिक्षक को मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब शिक्षक को मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान क्यों होना चाहिए, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हो, जान सके कि छात्र पढ़ाई पर एकाग्र हैं कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों के सामने पाठ्य सामग्री को इस तरह पेश करने में सक्षम हो कि छात्र समझ सकें, या फिर छात्र को केवल तब ही पढ़ाएं जब वे अपने दिल से पढ़ने को तैयार हों। अब यहाँ केवल की बात आ रही है, लास्ट में देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हो, तो शिक्षा का जो अगर मनोविज्ञान उसे याद है तो अनुशासन तो एक अलग बात हो जाती है। जान सके कि छात्र पढ़ाई में एकाग्र है कि नहीं, एकाग्रता भी एक अलग चीज़ हो जाती है उसमें। लेकिन छात्रों के सामने पाठ्य सामग्री को इस तरह पेश करने में सक्षम हो कि छात्र समझ सके। मेन बात यहाँ पर आती है कि पढ़ाने का मकसद क्या होता है, बच्चे के समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक को मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान इसलिए होना चाहिए ताकि छात्रों के सामने पाठ्य सामग्री को इस तरह पेश करने में वो सक्षम हो जाए कि छात्र समझ सकें। इसलिए उसे मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। इसलिए हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब छात्रों के सामने पाठ्य सामग्री को इस तरह पेश करने में सक्षम हो कि छात्र समझ सकें। अब अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सामान्य शैक्षिक संरचना केंद्रित 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति निम्न में से किस प्रणाली से संदर्भित है। अब जो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसके आधार पर आपको बताना है, उसके आधार पर बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्न में से किस प्रणाली से संदर्भित है। 10+2+3, 10+2+5, या 5+3+2, या फिर 12+3+2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा 10+2+3, ठीक है, 10+2+3। और अब जो नई शिक्षा नीति है वो 2021 हमारा ये है, इस साल आपको याद रखना है कि जो नई शिक्षा नीति है वो बदल चुकी है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रचनात्मकता से आप क्या समझते हैं, रचनात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसमें आपको करेक्ट आंसर
बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: वस्तुओं का निर्माण करना, नई वस्तुओं का निर्माण करना, या वस्तुओं को सजाना, या केवल नई वस्तुओं को सजाना। तो जो रचनात्मकता है वो होती है नई वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है, रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है? नई वस्तुओं का निर्माण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू मेक न्यू थिंग्स। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सह शिक्षा में आप चाहते हैं, जो सह शिक्षा है उसमें आप क्या चाहते हैं ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है: लड़कों और लड़कियों की पंक्तियां अनिवार्य रूप से अलग बनवाए, या फिर लड़कियों से अधिक लड़कों को प्राथमिकता देना, या फिर लड़कों से अधिक लड़कियों को प्राथमिकता देना, या फिर लड़के और लड़कियों के साथ बराबर व्यवहार करना। जो सह शिक्षा है उसके अंतर्गत आएगा लड़के और लड़कियों के साथ में बराबर का व्यवहार करना। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। याद रखें आप सभी कि अगर हम सह शिक्षा की अगर बात करें, जिसे को एजुकेशन भी बोला जाता है, तो इसमें लड़के और लड़कियों के साथ में बराबर का व्यवहार करना होता है और करना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि इंटेलिजेंस का प्रकार नहीं है? ठीक है, बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है? याद रखें: स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, बेकार बुद्धि, या संगीतिक बुद्धि। अब इसे ऑप्शन में देखते ही से आपको करेक्ट बता सकते हो कि जो बेकार बुद्धि है, वर्थलेस इंटेलिजेंस है, वो बुद्धि का प्रकार नहीं है। और जो बुद्धि के प्रकार हैं वो है स्थानिक बुद्धि भी होती है, भाषाई बुद्धि भी होती है, और संगीतिक बुद्धि भी होती है। ठीक है, अब कौन सी बुद्धि नहीं होती है? तो उसमें आएगा बेकार बुद्धि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखें। क्रिया को आरंभ करने की प्रक्रिया तकनीकी रूप से क्या कहलाती है? क्रिया को आरंभ करने की जो प्रक्रिया है वो टेक्निकल रूप से आपको बताना है क्या कहलाएगी। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: अभिप्रेरण, अधिगम, बुद्धिमानी, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्रिया को आरंभ करने की जो प्रक्रिया या तकनीक है वो अभिप्रेरण कहलाती है। मतलब कि मोटिवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाती है। मोटिवेशन के द्वारा क्या होता है? क्रिया आरंभ होने की जो टेक्निकल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? टेक्निकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा अभिप्रेरण। क्या होगा? अभिप्रेरण। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा वास्तविक उद्देश्य क्या है? जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है ये आपको ध्यान रखना है और इसमें बताना है आपको ऑप्शन के आधार पर। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सके, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, या फिर केवल छात्रों को ज्ञानार्जन में सहायता करना, या फिर छात्रों के समग्र विकास में सहायता करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का संपूर्ण विकास होता है। मतलब कि संपूर्ण विकास ही, बच्चे का संपूर्ण विकास ही शिक्षा है। याद रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों का समग्र विकास में सहायता करना शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है: यदि आप अपनी कक्षा में एक मॉनिटर चुनते हैं तो आप इस कार्य के लिए कौन से मानदंड का अनुपालन करेंगे? यदि आप कक्षा में मॉनिटर चुनते हैं, मतलब एक व्यक्ति, अच्छा जो स्टूडेंट होता है उसको चुनते हैं, तो कौन सा मानदंड आप अपनाएंगे? आपके ऑप्शन है: लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर चुनाव के माध्यम से, या फिर शारीरिक बनावट के आधार पर, या फिर कक्षा में श्रेष्ठता के आधार पर, या फिर निजी वरीयता के आधार पर। तो आपको उस मानदंड बताना है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर चुनाव के माध्यम से। ठीक है, शारीरिक बनावट के आधार पर हम मॉनिटर नहीं बना सकते, कक्षा में श्रेष्ठता के आधार पर भी हम मॉनिटर नहीं बना सकते, और हमारी निजी वरीयता के आधार पर भी हम उसे मॉनिटर नहीं बना सकते। अगर चुनाव करवाया हमने और उसको अधिक मत मिले, ठीक है, बच्चों के अधिक मत मिले, लोकतांत्रिक आदर्शों के अगर वो अनुकूल है, तब ही हम क्या कर सकते हैं? उसको मॉनिटर बना सकते हैं। तो लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर चुनाव के माध्यम से हम मॉनिटर चुन सकते हैं और यही मानदंड हम अपनाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर चुनाव के माध्यम से शिक्षक को मॉनिटर बनाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा: भारत में यूजीसी के गठन की संस्तुति किस आयोग ने की? जो यूजीसी के गठन की संस्तुति किस आयोग ने की थी?
आपके ऑप्शन है नेशनल प्लानिंग कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। क्या आएगा? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इन्होंने क्या किया था? भारत में यूजीसी के गठन की संस्तुति की थी, याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छात्रों की अधिगम के मूल्यांकन के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? मतलब कि जो बच्चों ने क्या सीखा, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है पता करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स? वार्षिक परीक्षा, द्विवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या फिर सतत मूल्यांकन? अब हम इसमें कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति होती है वो होती है सतत मूल्यांकन। मतलब कि बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि उसने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ इवेल्युएट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा एक सामाजिक उप प्रणाली है। शिक्षा एक सामाजिक उप प्रणाली है जो, अब आप ऑप्शन के आधार पर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है मान की सामाजिक परिवर्तन को संवर्धित करती है, मान की सामाजिक परिवर्तन को संवर्धित नहीं करती है, या फिर सामाजिक परिवर्तन को संवर्धित करती है, संबंधित करती है, या फिर सामाजिक परिवर्तन को धीमा करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, शिक्षा एक सामाजिक उप प्रणाली है। शिक्षा को सामाजिक उप प्रणाली कहा है। तो जो क्या है, तो आप याद रखना, जो मानकीय सामाजिक परिवर्तन को संवर्धित करती है। मतलब कि अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो उससे जो समाज की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली, वो बढ़ेगी। कह सकते हैं कि जो सोशल सिस्टम है, जो सोशल सब सिस्टम है, उसमें वृद्धि होगी, संवर्धित हो जाएगा, मतलब उसमें संवर्धन होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? बच्चे का अच्छा जो मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? एकल अध्ययन, शिक्षार्थियों की निर्भरता, व्यक्तिगत शिक्षार्थी या शिक्षकों की भूमिका, और विद्यालय का वातावरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षकों की भूमिका और विद्यालय का वातावरण, ठीक है। शिक्षकों की भूमिका और विद्यालय का वातावरण इसमें करेक्ट होगा, जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर बताना है आपको, ठीक है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के मध्य लगभग कितना अंतर है? मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, आधार बनाना है आपको 2011 की जनगणना, और ये बताना है कि महिला और जो पुरुष है उनकी जो साक्षरता है वो उसमें अंतर कितना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 17%, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला की जो साक्षरता दर है वो है 17%। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट होगा। याद रखें कि 17 जो प्रतिशत है वो अंतर है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। पाठ योजना के लिए निम्न में से क्या पहले आवश्यक है? मतलब जब पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। प्रवेश करने वाले छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन, शिक्षण कार्य का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पाठ योजना के लिए सबसे पहले आवश्यक है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण मतलब कि हम जो पाठ योजना बना रहे हैं तो वो पाठ योजना क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि उद्देश्य होता है कि पाठ योजना हम क्यों बनाते हैं, जो लेसन प्लानिंग है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उद्देश्यों का निर्धारण। पहले उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हम पाठ किस लिए योजना बना रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, पेशेवर शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। पेशेवर शिक्षकों को क्या सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, याद रखें आप ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सिर्फ अहस्तक्षेपी भूमिका, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ छात्रों के मध्य सहयोग,
तीसरा ऑप्शन है सिर्फ छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा, और चौथा ऑप्शन है परिस्थितियों की मांग के अनुसार सहयोग या प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, परिस्थितियों की मांग के अनुसार सहयोग। ठीक है, परिस्थितियों की मांग के अनुसार सहयोग या प्रतिस्पर्धा। परिस्थितियों की मांग के अनुसार सहयोग या प्रतिस्पर्धा इसमें आएगा, पेशेवर शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, मतलब पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए। 30 प्रश्नों का ये सेट पेपर था B.Ed जो एग्ज़ाम हुआ था, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, B.Ed एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर आपको बताया हल सहित। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।